दोस्तों, एक बुजुर्ग मौलवी साहब जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, अपनी टूटी फूटी सी झोपड़ी में चारपाई पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर एक महिला कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है। महिला कलेक्टर गाड़ी से उतरकर झोपड़ी के अंदर की ओर बढ़ती है। जैसे ही मौलवी साहब किसी को अंदर आते हुए देखते हैं, वह तुरंत चारपाई पर बैठ जाते हैं। महिला कलेक्टर उनके पास आकर उनके पैर छूती है और कहती है, अब्बू, मैं आ गई। यह सुनकर मौलवी साहब थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं और पूछते हैं, बेटी, तुम कौन हो और मुझे अब्बू क्यों कह रही हो? महिला कलेक्टर मुस्कुराते हुए कहती है, अब्बू, क्या आप मुझे भूल गए? मैं रेखा शर्मा हूँ और अब मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ। यह नाम सुनते ही मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भावुक होकर रेखा को गले से लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिर कौन थी यह महिला कलेक्टर और मौलवी साहब से उसका क्या रिश्ता था? इस रहस्य को जानने के लिए पूरी कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जिसे बरगांव कहा जाता था। उसमें दो पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम राजेश वर्मा था और उसकी पत्नी का नाम सुनीता। सुनीता गर्भवती थी और कुछ ही समय में उसकी डिलीवरी होने वाली थी। दोनों अपने पहले बच्चे के आने की खुशी में ढेर सारे सपने संजो रहे थे। वह अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत उत्साहित थे और उसके भविष्य के बारे में बातचीत किया करते थे। समय तेजी से बीतता गया और आखिरकार वह दिन आ गया जब सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। राजेश तुरंत अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर गया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत उसे डिलीवरी के लिए तैयार किया। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आए और राजेश को बताया कि उनकी पत्नी सुनीता को बचाया नहीं जा सका। यह सुनते ही राजेश का दिल टूट गया, क्योंकि वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने राजेश से बताया कि उनकी एक बेटी हुई है। राजेश ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और उसकी ओर देखा। उस पल में उसने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को माँ और पिता दोनों का प्यार देगा और उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने देगा। उसने अपनी बेटी का नाम रेखा रखा। रेखा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह स्कूल जाने लायक हुई तो राजेश ने उसे गांव के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। वह खुद भी अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता और उसके हर छोटे बड़े काम में उसकी मदद करता। राजेश ने अपनी बेटी के लिए वह सब कुछ किया जो एक माँ और पिता मिलकर कर सकते थे। रेखा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। जब वह 10वीं कक्षा में पहुंची तो उसने अपनी कड़ी मेहनत से परीक्षा दी। रेखा के अच्छे अंक आने की उम्मीद थी, क्योंकि वह हर समय पढ़ाई में डूबी रहती थी। राजेश को अपनी बेटी पर गर्व था और वह उसकी हर सफलता को लेकर बेहद खुश रहता था। राजेश अपनी बेटी रेखा की पढ़ाई में होशियारी और उसकी उपलब्धियों पर बेहद गर्व करते थे। वह अपनी बेटी को हमेशा प्रोत्साहित करते और कहा करते थे, बेटी, तू एक दिन ज़रूर कुछ बड़ा करेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से राजेश की एक हादसे में मौत हो गई। जब रेखा को यह दुखद खबर मिली कि उसके पिता का एक्सीडेंट में निधन हो गया है, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके पिता ही उसके लिए सब कुछ थे और अब वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। जल्द ही रिश्तेदार इकट्ठा हो गए और यह तय करने लगे कि अब रेखा का क्या होगा और उसे कौन अपने साथ रखेगा। तभी रेखा की बुआ वहाँ आई और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, रेखा को मैं अपने पास रख लूँगी। मैं इसकी अच्छे से परवरिश करूँगी। सभी रिश्तेदारों की सहमति से रेखा को उसकी बुआ के पास छोड़ दिया गया। अब रेखा अपनी बुआ के घर रहने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसकी बुआ उसे प्यार से रखने की बजाय घर के सारे काम करवाने के लिए लाई है। रेखा ने बुआ के घर में हर कठिनाई को सहन करते हुए दिन गुजारने शुरू कर दिए थे। बुआ उसे बहुत काम करवाती और खाने पीने के लिए भी सीमित चीज़ें देती थी। रेखा इन सब बातों को मन मारकर सहन करती, क्योंकि उसे लगता था कि अब उसके माता पिता नहीं हैं तो कम से कम उसे यहाँ पर रहने और खाने का आसरा तो मिला हुआ है। एक दिन रेखा को पता चलता है कि उसके 10वीं के पेपरों का रिजल्ट आ गया है। उसने उत्सुकता से अपना रिजल्ट देखा और उसे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि उसने पूरे ज़िले में टॉप किया है। खुशी से भरी रेखा दौड़ते हुए अपनी बुआ के पास पहुंची और कहा, बुआ, मैंने 10वीं क्लास में पूरे ज़िले में टॉप किया है।
अब आप मुझे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए। मैं पढ़ाई करके पिताजी का सपना पूरा करना चाहती हूँ। वह हमेशा कहा करते थे कि मैं एक दिन बड़ी पोस्ट पर काम करूँगी। रेखा की बात सुनकर बुआ के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई। बुआ ने सख्त लहजे में कहा, अगर तू पढ़ने जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तुझे यही घर के काम करने हैं, पढ़ाई लिखाई का सपना छोड़ दे। रेखा ने अपनी बुआ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुआ ने साफ साफ मना कर दिया। बुआ का जवाब सुनकर रेखा पूरी तरह टूट गई। वह अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते जब रात हो गई तो ना कोई उसे सांत्वना देने आया और ना ही किसी ने उसे खाना दिया। उसे यह महसूस हो गया था कि अब उसे इस घर में कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। रेखा ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर अंदर ही अंदर वह टूट चुकी थी। कई बार उसके मन में आता कि वह इस घर को छोड़कर चली जाए, लेकिन कहाँ जाती? उसके पास ना कोई जगह थी और ना ही कोई सहारा। रेखा की बुआ ने उसे इस घर में इसलिए रखा था ताकि वह घर के सारे काम करे, और साथ ही उसके पिता का जो घर था उसे बेचकर बुआ ने सारे पैसे भी अपने पास रख लिए थे। गांव की ज़मीन को बेचकर जो पैसे मिले थे, उन पैसों से बुआ ने कहा था कि वह रेखा की देखभाल करेगी, मगर असल में वह पैसे अपने खर्चों में लगा दिए थे। अब रेखा इस हालात में थी कि ना उसके पास कोई घर था और ना ही कोई सहारा। दिन भर रेखा से पूरे घर का काम करवाया जाता। काम खत्म होने के बाद भी उसे खाना तभी मिलता जब पूरा परिवार खा लेता था। रेखा यह सब चुपचाप सहन करती रही, मगर धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति भी टूटने लगी। अब रेखा का इस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं था। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया था और इस दौरान हर दिन उसे अपने पिता की बातें याद आती थी। उनका कहना कि वह पढ़ने में होशियार है और एक दिन बड़ा अफसर बनेगी। उसी अफसर बनने की ख्वाहिश ने रेखा को मजबूती दी थी और अब उसने ठान लिया था कि वह इस घर से भाग जाएगी। एक दिन उसकी बुआ और घर के बाकी लोग किसी शादी में गए हुए थे और रेखा को घर पर अकेला छोड़ गए थे। यह मौका रेखा के लिए अनमोल था। उसने सोचा, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। वह जल्दी से अपना सामान पैक करती है और बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल पड़ती है। रेखा पैदल पैदल रेलवे स्टेशन की ओर चलने लगी। जैसे ही वह स्टेशन पहुंची, उसने बिना ज़्यादा सोचे एक ट्रेन पकड़ ली। रेखा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। उसे बस यहाँ से भागना था, इस अत्याचार भरे माहौल से दूर जाना था। ट्रेन में बैठकर वह सोच रही थी कि चाहे जहाँ भी जाए वह खुद को संभाल लेगी, कोई काम करेगी और अपना जीवन खुद चलाएगी। ट्रेन रात के समय की थी और ट्रेन में बहुत कम यात्री थे, लेकिन रेखा को एक अजीब सा डर महसूस हुआ जब उसने देखा कि एक लड़का उसे लगातार घूर रहा था। यह सब रेखा को बेहद असहज लगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह इस समय अकेली थी और ट्रेन में बैठी थी। रेखा घबराई हुई ट्रेन में बैठी थी जब उसने देखा कि सामने बैठा लड़का बार बार उसकी ओर घूर रहा है और फिर अपने फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। उसकी बेचैनी बढ़ गई और जब अगला स्टेशन आया तभी 3 और लड़के उसी डिब्बे में चढ़े और उस लड़के के पास जाकर कुछ बातें करने लगे। रेखा की ओर इशारा करने पर वह खतरे को भांप गई। बिना किसी देर के जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, रेखा अपने सामान के साथ ट्रेन से उतर गई, लेकिन लड़के भी उसका पीछा करते हुए उतर गए। घबराई रेखा अपना सामान उठाकर भागने लगी और वह लड़के भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। रेखा कभी इधर छुपती कभी उधर, और इसी तरह भागते भागते वह एक मस्जिद के सामने पहुंच गई। सुबह के लगभग 4 बजे थे और मस्जिद के भीतर मौलवी साहब नमाज पढ़ने के लिए प्रवेश कर रहे थे। रेखा ने मौलवी साहब को देखा और तुरंत बाबा कहकर मदद की गुहार लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर लड़के भी सतर्क हो गए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, मौलवी साहब ने रेखा को मस्जिद के अंदर बुला लिया। अंदर बुलाने के बाद मौलवी साहब ने रेखा से पूछा, बेटी तू कौन है? इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही है? रेखा ने रोते हुए मौलवी साहब से कहा, मैं कहीं जा रही थी और रास्ते में 4 लड़के मेरे पीछे लग गए। उसने बताया कि वे लड़के अभी भी मस्जिद के बाहर खड़े हैं। मौलवी साहब ने तुरंत मस्जिद से बाहर निकलकर उन लड़कों को धमकाया और उन्हें भगा दिया। लड़के सोचने लगे कि लड़की मस्जिद के अंदर जा चुकी है और हो सकता है कि अंदर और भी लोग हो,
इसी डर से वे वहाँ से भाग गए। मौलवी साहब ने फिर रेखा को बिठाया और प्यार से पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हें कहाँ जाना है? रेखा ने गहरी सांस लेते हुए अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। मैं और मेरे पिता वहीं रहते थे, लेकिन अचानक मेरे पिता की मौत हो गई। उसके बाद मैं अपनी बुआ के पास रहने लगी, लेकिन वह मुझे पढ़ाई नहीं करने देती। मैं पढ़ाई करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी बुआ का घर छोड़ दिया और भागकर ट्रेन में चढ़ गई। लेकिन वहाँ ये लड़के मेरे पीछे लग गए और मैं यहाँ आ गई। अपनी बात ख़त्म करते ही रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद मौलवी साहब रेखा को सहारा देते हैं और कहते हैं, बेटी जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो किसी बात की चिंता मत कर, अब तुझे क्या करना है यह बता। रेखा कहती है, बाबा मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ी सी पोस्ट हासिल करनी है। मौलवी साहब पूछते हैं, तू कहाँ जाना चाहती है? रेखा उत्तर देती है, बाबा अभी तो कोई मंजिल तय नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है, यह तय है। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटी अब तू जवान हो रही है और तेरे साथ जो अभी अभी हुआ है ऐसा बार बार हो सकता है। तुझे किसी सुरक्षित घर की ज़रूरत है, तो ऐसा घर मेरे साथ रह ले जब तक तेरी पढ़ाई चलती है। जब तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए तो बड़े शहर चली जाना और वहीं से अपनी पढ़ाई को जारी रखना। रेखा मौलवी साहब की बात सुनकर उनकी बात मान लेती है और उनके घर में रहने लगती है। मौलवी साहब की उम्र 55 साल थी और वह रेखा का ख्याल अच्छी तरह से रखते थे। उन्होंने उसका एक स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था, जहां से रेखा अपनी आगे की पढ़ाई करती रही। मौलवी साहब के परिवार में और कोई नहीं था, वह अकेले ही एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहते थे। उसी में अपना गुजारा करते थे। धीरे धीरे करके 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों में रेखा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। जैसे ही उसकी 12वीं क्लास का रिजल्ट आता है, तभी गांव वाले इस बात को देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस लड़की ने 12वीं क्लास को बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। रेखा को भी इस बात की खुशी होती है और वह मौलवी साहब के साथ अपनी खुशी साझा करती है। वह कहती है, अब्बू मैंने अच्छे नंबरों से 12वीं क्लास पास कर ली है। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए पूछते हैं, बेटी अब आगे क्या करने का इरादा है? रेखा ने मौलवी साहब से कहा, पिताजी आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना है। मौलवी साहब उसके शहर जाने का इंतज़ाम करते हैं और थोड़े पैसे भी देते हैं। वे कहते हैं, बेटी अगर और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे पास पैसे भिजवा दूंगा। इसके बाद रेखा वहाँ से निकलकर एक बड़े शहर में पहुँच जाती है, जहाँ उसे अपनी ग्रेजुएशन करनी थी। लेकिन रेखा मौलवी साहब पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि मौलवी साहब जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे और उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि वह उनके लिए बोझ बने। इसी वजह से रेखा काम ढूंढने लगती है। काम की तलाश करते करते वह एक बुजुर्ग व्यक्ति के होटल पर पहुंच जाती है। वहां जाकर होटल के मालिक से काम के लिए पूछने लगती है। होटल का मालिक पहले उसे ध्यान से देखता है और फिर पूछता है, बेटी तुम क्या काम करोगी? रेखा जवाब देती है, बाबूजी मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप जैसा चाहें वैसा काम मैं कर दूँगी। कोई भी काम हो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और वो टाइम मुझे ज़रूर चाहिए। होटल के मालिक ने रेखा से कहा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हें काम की ज़रूरत क्यों है? क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ नहीं रहते? रेखा अपनी कहानी सुनाते सुनाते रोने लगती है। उसने बताया कि उसके पिता का निधन हो गया है और वह अपनी बुआ के साथ रहती थी, जो उसे पढ़ाई नहीं करने देती थी। उसने बुआ का घर छोड़कर शहर में पढ़ाई करने का फैसला किया, लेकिन उसे काम की भी ज़रूरत थी। होटल के मालिक ने उसकी पूरी कहानी सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बेटी कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम यहीं रहकर पढ़ सकती हो। तुम्हारी पढ़ाई में जो भी मदद होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें जो भी काम करना हो तुम इस होटल में कर सकती हो। होटल मालिक ने रेखा को अपने दिल में अपनी बेटी का प्रतिबिंब देखा। उनकी खुद की बेटी ने पढ़ाई में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन वह किसी भी परीक्षा में सफल नहीं हो पाई और घर पर बैठी रही। अब वह रेखा में अपनी बेटी का रूप देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गई तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसके बाद होटल मालिक ने रेखा की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। उन्होंने उसे काम पर रखने के साथ साथ
उसकी पढ़ाई में भी मदद करने का आश्वासन दिया। रेखा ने खुशी खुशी काम करना शुरू किया और होटल में रहते हुए अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया और रेखा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। जब उसकी पढ़ाई समाप्त हुई तो वह होटल मालिक से बोली, बाबूजी, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना होगा। होटल मालिक ने खुशी खुशी उसकी बात मानी और उसे दिल्ली भेजने का पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा लिया। उन्होंने खुद जाकर रेखा का एक अच्छे कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराया और उसके रहने खाने का भी इंतज़ाम किया। रेखा ने मन लगाकर मेहनत की और धीरे धीरे वह अपने सपनों की ओर बढ़ने लगी और आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और कुछ समय बाद वह ज़िला कलेक्टर बन गई। वह खुशखबरी उसने होटल मालिक को दी और यह सुनकर होटल मालिक बहुत खुश हुए। इसके बाद रेखा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और उसे एक जगह पर पोस्टिंग मिल गई। अब उसके पास सरकारी गाड़ी, सरकारी आवास और हर तरह की सुविधा थी। वह अपने क्षेत्र में काम कर रही थी और अपने सपने को साकार करने में सफल हो चुकी थी। कुछ समय बाद होटल मालिक उससे मिलने के लिए दिल्ली आया। जब रेखा ने उन्हें देखा तो उसने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और कहा, पिताजी। यह सुनकर होटल के मालिक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रेखा को अचानक मौलवी साहब की भी याद आई। उसने सोचा कि मौलवी साहब ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और वह हमेशा उसकी देखभाल करते रहे। 2 साल तक उन्होंने उसकी शिक्षा का ख्याल रखा और वह एक कलेक्टर साहिबा बन गई थी, तो उसने तय किया कि उसे मौलवी साहब से मिलना चाहिए और अपने मन में ठान कर रेखा ने अपनी सरकारी गाड़ी ली और सीधे मौलवी साहब के पास चली गई। अब लगभग 8 साल बीत चुके थे। अब रेखा ने एक कलेक्टर साहिबा के भेष में उस जगह पर पहुंचने का निश्चय किया जहां वह कभी मौलवी साहब के साथ रहा करती थी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि जिस घर में वह पहले रहती थी वह अब नहीं था। उस जगह पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। रेखा का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी के अंदर जाने लगी। जैसे ही वह अंदर गई उसने देखा कि मौलवी साहब अपनी चरपाई पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में असमंजस की झलक थी। वह रेखा को असमंजस भरी निगाहों से देख रहे थे। उसके बाद रेखा जाकर उनके पैर छूने लगती है। मौलवी साहब उससे कहने लगते हैं, बेटी, कौन है तू और मेरे पैर क्यों छू रही है? रेखा उनसे कहती है, अब्बू, आप मुझे भूल गए। मैं रेखा शर्मा हूँ और मैं एक ज़िला कलेक्टर बन गई हूँ। जैसे ही मौलवी साहब रेखा का नाम सुनते हैं और सुनते हैं कि वो ज़िला कलेक्टर बन गई है तो वह फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोते हुए रेखा को अपने गले से लगा लेते हैं। अब जब मौलवी साहब की झोपड़ी के सामने एक बहुत बड़ी कार आकर रुकी तो गांव के अंदर लोगों में हड़कंप मच जाता है और वह सोचने लगते हैं कि मौलवी साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि उनके झोपड़ी पर इतने बड़े बड़े लोग आए हैं और साथ में पुलिस भी है, क्योंकि रेखा के साथ एक गार्ड भी था जो झोपड़ी के बाहर ही खड़ा हुआ था। सभी गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। जैसे ही सभी लोगों को पता चलता है कि ये वही रेखा है जो 2 साल तक इसी गांव में रही थी, तो सभी लोग रेखा की इस कामयाबी की बेहद खुशी मनाते हैं और उसे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद रेखा मौलवी साहब से कहती है, बाबा चलो, अब आपको यहाँ पर नहीं रहना है। पहले तो मौलवी साहब उससे मना करते हैं और कहते हैं, बेटी मुझे यहीं पर रहने दो। लेकिन रेखा उनसे ज़िद करती है और कहती है, बाबा आपको मेरे साथ चलना होगा और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन मौलवी साहब उससे कहते हैं, बेटी यहाँ पास में एक मस्जिद है तो मैं वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ लिया करता हूँ, लेकिन तुम वहाँ पर मैं यह काम कैसे करूँगा? रेखा उन्हें बताती है कि जहाँ पर मेरा आवास है उससे भी थोड़ी दूर पर ही एक मस्जिद है, आप वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ लिया करना। अगर आपको यह लगता है कि मैं एक हिंदू हूँ तो यह बात अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उस समय जब आपने मेरी मदद की थी तो आपने यह नहीं देखा था कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम। आपने इस भेद को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दिया था, तो मैं भी आपकी सेवा इसी तरह से करूँगी। आप मेरे पिता समान हो और पिता की तरह ही हो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर रेखा मौलवी साहब को अपने साथ ले जाती है। इस बात को देखकर गांव के सभी लोग उसकी वाहवाही करने लगते हैं। मौलवी साहब अब रेखा के घर में रहने लगे
और पास वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करते। रेखा मौलवी साहब की अच्छी तरह से देखरेख किया करती और उन्हें पिता की तरह सम्मान करती। और जब कभी कोई रेखा से मिलने के लिए आता तो वह मौलवी साहब को घर के अंदर देखकर हैरान रह जाता। लेकिन जब रेखा मौलवी साहब की पूरी कहानी उन्हें सुनाती है तो वे भी उसकी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं ये होती है असली इंसानियत। कभी कभी होटल मालिक भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रेखा से मिलने आता और अपनी बेटी को दिखाकर कहता, देखो ऐसी होती है बेटियाँ। रेखा भी दोनों को अपने पिता की तरह सम्मान किया करती थी। होटल मालिक अपने घर में रहते थे लेकिन मौलवी साहब उनके पास ही रहते थे। कुछ दिनों बाद रेखा की शादी उनके बराबर के रैंक वाले एक अधिकारी से हो जाती है। शादी के बाद रेखा अपने पति से साफ साफ कह देती है, यह मेरे पिता है और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इनकी सेवा भी करनी होगी। रेखा का पति जब पूरी कहानी सुनता है कि किस तरह से रेखा IAS ऑफिसर बनी है और किस समय में मौलवी साहब ने उसका साथ दिया था तो उसकी आंखों में मौलवी साहब की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वह भी मौलवी साहब की अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक लड़की की जिसका नाम रेखा था, जिसने अपने माता पिता को बचपन में खो दिया लेकिन फिर भी उसने अपने मुकाम को हासिल किया और समाज में अपनी पहचान बनाई। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और इस कहानी को दूसरों के साथ शेयर करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि यह कहानी आपको यह सिखाने के लिए है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे अपने सपनों को साकार करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में उन्हें लागू करेंगे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।